हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। इलाज के लिए अमेरिका चली गई। साल बाद वापस आई तो पापा के सामने हाथ जोड़कर बोली कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस तुम्हारी बेटी को बहू बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर पापा बहुत खुश हुए क्योंकि आंटी बहुत अमीर थी, जबकि पापा एक मजदूरी का काम करते थे। जल्दी मुझे ब्याह दिया गया। हर कोई मेरी किस्मत पर नाज करता था। विदाई होने के बाद मैं अमेरिका आ गई। 3 रातें शादी की बहुत अच्छी बीती थी, मगर चौथी रात आंटी मुझे प्यार से बोली, आज मेरा अस्पताल में चेकअप है, तुम मेरे साथ चलो। मैं जब वहां गई तो आंटी ने डॉक्टर के कान में कुछ कहा तो डॉक्टर मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई, जहां कदम रखते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं उल्टे कदमों से भागने लगी, मगर आंटी ने मुझे बालों से पकड़कर जब आंटी अमेरिका से लौटी तो उनके शब्दों में एक अजीब सी मिठास देखी थी। वह हमेशा गुस्से में बात करती थी, मगर उस दिन जब पापा के सामने बैठी थी तो उनकी आवाज में एक नमी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। पापा रोज की तरह मजदूरी से लौट कर आए थे। मिट्टी में संधे हुए कपड़े, आंखों से थकन झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने आंटी को देखा, हाथ से अपने कपड़ों की मिट्टी साफ की। जमीन पर बैठकर आंटी गला खकार कर बोली, भाई साहब, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कल हो ना हो। एक इच्छा है, दिल में चाहती हूँ मेरी बहू तुम्हारी बेटी बने। पापा की आंखों में चमक आ गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। माँ ने चूल्हे से हाथ खींचे और आंटी को हैरानी से देखा। आंटी ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा। यह बहुत प्यारी बच्ची है, अपने बेटे के लिए बस ऐसी ही बहू चाहती थी। मैं चुप रही। अंदर एक अजीब सा शोर मच रहा था, लेकिन बाहर एक शब्द ना निकल सका था। कुछ दिनों में बात आगे बढ़ गई। आंटी के बेटे जो अमेरिका में था, उससे वीजा के कागज, सबकी बातें हुई। शादी की तारीख पक्की हो गई, लेकिन विदाई के बारे में आंटी ने साफ कहा, विदाई उस दिन होगी जब उसके पासपोर्ट और वीजा सब तैयार हो जाएंगे। मैं अपनी बहू को सीधा अमेरिका लेकर जाऊंगी, दुल्हन बनाकर ले जाऊंगी। सबको यह बात बड़ी अच्छी लगी। हमारे जैसे गरीब लोग जो दिन भर की दिहाड़ी पर गुजारा करते हैं, उनके लिए यह सब एक सपना जैसा था। माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगी। मोहल्ले की औरतें मुझ पर नाज करती। सब कहने लगी, अरे मनीषा को देखो, लड़की दुल्हन बनकर अमेरिका जाएगी। शादी के बाद सब कुछ बदल गया था। मेरा पति आया था सिर्फ शादी करने के लिए। मैं तो उसे रंग से देख भी नहीं पाई थी, लेकिन एक अजीब बात थी जो मुझे चुभ रही थी। उस दिन पंडित जी ने मेरी शादी करवाई थी। मेरे दिल में बहुत सी धड़कनें थी, मगर चेहरे पर बिल्कुल चुप्पी थी। फिर कई दिन बीते और आंटी ने कहा, अब हम तुम्हें विदाई करवा कर ले जाएंगे, लेकिन सीधा अमेरिका लेकर जाएंगे। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। माँ कुछ दिन के बाद बीमार हो गई, शायद इसलिए कि मैं पहली बार हमेशा के लिए उनसे अलग हो रही थी। मगर आंटी ने सब संभाल लिया था। दवाई लाई, माँ के पास बैठी और मेरी छोटी बहन के लिए चॉकलेट लेकर आई। शादी की फंक्शन रखी गई। मोहल्ले में 2-3 औरतें आई। आंटी ने खुद मुझे तैयार किया। साधारण मेकअप और एक सोने की छोटी सी चैन मेरे गले में पहना दिए। मेरी पहली कमाई थी, मैंने अपने लिए रखी थी, मगर अब यह तेरे किस्मत की निशानी है। विदा होकर आंटी के घर जाना एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। वहां सब कुछ एक अलग हिसाब में था। एक कमरा जो खास मेरे लिए तैयार किया गया था। सफेद पर्दे, खुशबू, मोमबत्ती, बेड पर गुलाब की पत्तियां। पहली रात आंटी मेरे साथ रही। वह मेरे सिरहाने बैठी रही, मेरे बालों में उंगलियां फेरती रही, पुरानी बातें सुनाती रही। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, बालों में उंगलियां फेरती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। दूसरी रात जब मैंने अपनी आंटी से कहा, क्या मैं अकेली सो सकती हूँ, तो वह मुस्कुरा कर बाहर चली गई। मैं बिस्तर पर लेटकर छत को देखती रही। एक अनजान पति, एक नया घर, एक परदेश जो मेरे करीब आ रहा था क्योंकि मेरा पति शादी करवाकर वापस चला गया था और मैं उसकी माँ के साथ जा रही थी। मगर उन सब में एक खामोशी थी, एक खालीपन था। तीसरी रात उनका फोन आया। मैं कमरे में बैठी थी।
आंटी ने कॉल की और कहा, बात करो, वह तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन कान से लगाया। मैंने पहले नमस्कार कहा। मैंने धीरे से कहा, नमस्कार, तुम ठीक हो? आवाज में कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ रस्म के तौर तरीके थे। बस कुछ दिनों में सब तैयार हो जाएगा, फिर तुम अमेरिका में मेरे साथ रहोगी, यह कहा और फ़ोन बंद कर दिया। यह मेरी पहली और आखिरी कॉल थी। इससे चौथी रात आंटी ने कहा, बेटी आज एक चेकअप है, जल्दी निकलना होगा। अमेरिका जाने से पहले डॉक्टर की रिपोर्ट जरूरी होती है। सुबह सवेरे मैं तैयार हुई। आंटी ने खुद मेरे कपड़े निकाले, मेरा दुपट्टा ठीक किया। फिर हम रिक्शे में बैठकर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल के काउंटर पर पहुँचते ही आंटी ने कागज दिखाया और किसी से बात की। फिर एक नर्स आई और हमें एक तरफ ले गई। मैं थोड़ा तसल्ली में थी क्योंकि आंटी साथ थी। कमरे में दाखिल होने से पहले आंटी ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे और कहा, बस यह कुछ टेस्ट है, तुम घबराना नहीं। कमरे के अंदर डॉक्टर पहले ही मौजूद थे और थोड़ा अधेड़ उम्र का आदमी था। चश्मा, सफ़ेद कोट, पेंट और चेहरे पर मुस्कुराहट। आंटी ने डॉक्टर के कान के करीब जाकर कुछ कहा जो मैं सुन ना सकी थी। डॉक्टर ने सर हिलाया, मेरी तरफ देखकर बोला, यहाँ बैठ जाइए। मैं सोफे पर बैठ गई। उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और कुछ सवाल किए। फिर उसने कहा, एक इंजेक्शन लगाना है, खून के टेस्ट है, इससे पहले जरूरी है। मैंने बाजू आगे किया और वहां की दुनिया धुंधली होने लगी। कुछ सेकंड में सब कुछ धुंधला हो गया। आंख खोली तो सर के पीछे बहुत दर्द था। मेरे आसपास सब कुछ हिल रहा था, जैसे जमीन नहीं पानी की छाती पर हूं। आंखों के सामने लकड़ी की दीवार, छत पर लोहे के कील और एक बल्ब जो बिल्कुल मध्यम सा झूल रहा था। कमरे में नमी की बू थी, बंद हवा, घुटन भरा एहसास। मैंने उठने की कोशिश की मगर जिस्म जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। बाजू पर सुई का निशान था, हाथों में कमजोरी थी, सांस भी मुश्किल से आ रही थी। पाँव से जूते गायब थे, पहने हुए कपड़े बदल चुके थे, ढीले ढाले जैसे किसी अस्पताल का कैद खाने का कपड़ा हो। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था जहां से समुंदर की नीलाहट झलकती थी। मैं रेंगते हुए नीचे बैठकर देखने लगी। नीचे पानी था, गहरी चुप्पी, सिर्फ नीला रंग और कुछ चिड़ियों की आवाज। मेरे दिल में पहला ख्याल आया, मैं जमीन पर नहीं हूँ, मैं किसी पानी की जहाज पर हूँ। दरवाजे पर लोहे की सलाखें थी, बाहर से ताला लगा था। कमरे के बाहर धीमी आवाज आ रही थी, कोई अलग से भाषा में बात कर रहा था, कुछ ऐसी बोली जिन्हें मैं समझ नहीं सकी थी। कुछ हंसने की आवाज। अचानक दरवाजा खुला, एक अजनबी औरत अंदर आई। वह थोड़ी ज्यादा उम्र की थी, काली थी। वह हाथ में 2 स्लाइस रोटी, थोड़ा सा प्याज, बोतल में पानी था। उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाई, बस थाली मेरे सामने कर दी और कहा, खा लो। आवाज में थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैं कहाँ हूँ? मैं घबराकर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? वह पलटी और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, ठीक होगा, ज्यादा सवाल ना करो। दरवाजा बंद हो गया। उसके साथ ही एक और दूसरी भाषा की आवाज आई। मैं उस कमरे को घूरती रही, मगर भूख का एहसास कहीं गायब हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह कौन लोग हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे क्या बेच दिया गया है? अगले कुछ घंटे सन्नाटे में बीते। में दीवार से लगकर बैठी, दिमाग में सिर्फ धुंध थी। यह दिन कब बीतेगा? रात कब आएगी? अंदाजा ही नहीं हुआ। फिर कुछ देर के बाद बाहर से शोर सुनाई दिया। कोई नई लड़की चीख रही थी। मैं दरवाजे के करीब गई तो आवाज साफ सुनाई दी, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। उसके बाद चांटे की आवाज आई और जैसे किसी को मारा गया हो। कुछ पल बाद चीख बंद हो गई। अगले दिन शायद रात का वक्त था, अंदाजा नहीं था। 3 आदमी आए, दरवाजा खोलो। उनमें से एक लंबा था, दूसरा उन दोनों के हाथ में कागज थे। उठो, चलो हमारे साथ। मैंने चीख कर पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? बस चुपचाप रहो।
सवाल कम करो। उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर खड़ा किया। मेरी टांगें कांप रही थी, मगर उन्होंने मुझे सहारा देने के बजाय घसीटते हुए बाहर निकाला। लंबा रास्ता, दीवारें बिल्कुल दबी हुई। रास्ते में मुझे 4 लड़कियां नजर आई। सब जवान थी। किसी के हाथ बंधे थे, कोई आंखें बंद किए लेटी हुई थी। एक बड़े कमरे में ले जाया गया। वहां कुछ मेज थी, एक कंप्यूटर, 2 आदमी जो मेरी फाइल देख रहे थे, उम्र 18 साल, शादीशुदा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ने दूसरे से अंग्रेजी में कहा, मार्केट वैल्यू ठीक है। कुछ ना समझी, सिर्फ शब्द मार्केट वैल्यू मेरे दिमाग में अटक गया। उन्होंने मुझे दोबारा मेरे कमरे में वापस छोड़ा। जाते जाते उनमें से एक ने दरवाजे पर मौजूद सलाखों पर हाथ मारा और कहा, आज रात पहरा थोड़ा ज्यादा रखना। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जैसे हर एहसास को अनसुना कर दिया हो। मैं बस बैठ गई, हाथों में चेहरा छुपाकर। फिर मुझे वह दिन याद आया जब मैं आंटी के साथ अस्पताल गई थी। तब शायद मेरी किस्मत नहीं बदली थी, बल्कि मेरी कीमत लगाई जा रही थी। फिर याद आया उनका कहना, यह मेरी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बेच देना। मेरे सवाल का जवाब अब बिल्कुल साफ हो गया था। हमारे साथ धोखा हुआ था, मगर उस सच का बोझ बहुत भारी था। हाँ, मुझे बेच दिया गया था। कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। दिन में 2 या 3 बार कोई आता, पानी या रोटी फेंक कर चला जाता। मगर आज कदमों की रफ्तार अलग थी, जैसे कोई जल्दी में हो। दरवाजा खुला। 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें एक वही था जो पिछले दिन फाइल देख रहा था। 2 के चेहरे नए थे। एक ने चुप से मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया, फिर तीनों बिना कुछ कहे वापस मुड़ गए। दरवाजा बंद हुआ। वही आवाज, मैंने लिफाफा हाथ में लिया, उंगलियों से खोला। अंदर एक फोल्ड कागज था, कलम से लिखा हुआ था। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, आंखें कागज पर जम गई थी, मगर शब्द दिल पर छप गया था। मुझे मालूम है तुम मुझे पढ़कर सदमे में आ जाओगी, मगर मेरे पास तुमसे कुछ छुपाने को अब कुछ भी नहीं है। तुम्हें सच जानना चाहिए। मेरी माँ यानी तुम्हारी आंटी की तबीयत अमेरिका में बहुत खराब थी। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, इतने कि मेरे बस से बाहर था। मैंने आंखें बंद की। दिल चाहा कि पढ़ना बंद कर दूं, लेकिन हाथ ना रुका। वक्त था जब हमें एक मौका दिया गया था, एक ऐसा रास्ता जिसमें पैसे भी मिलते और तुम्हारा नाम भी छुप जाता। माँ ने कहा कि इस काम के लिए तुम ठीक रहोगी और सबसे बढ़कर तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने तुम्हें बेच दिया। लिखना आसान नहीं, लेकिन हकीकत यही है। मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं और तुम्हें बेच दिया। जिस आदमी को मैंने सही से देखा भी नहीं था, उस आदमी ने मेरी कीमत लगा दी थी। तुम अब आजाद हो उस कैद में। वहां तुम्हें दोबारा कोई नहीं पहचानेगा। तुम्हारी कीमत लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। यह शब्द आखिरी कतरा था। बस धन्यवाद कहना था। तुमने मेरी माँ की जान बचा ली। तुम्हें शायद नफरत होगी मुझसे, मगर मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं थी। तुम सिर्फ एक मोटी रकम थी। वह खत मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। मैं देर तक दीवार से टेक लगाए बैठी रही। बाहर समंदर की आवाज आ रही थी, जैसे वही मेरे हाल पर मातम मना रही हो। रोशनदान से आने वाली रोशनी बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी। हाथ में दिया गया था, वह एक रसीद था, मेरी बर्बादी की कानूनी रसीद। रात गए। किसी ने दरवाजे पर आने की आहट दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दरवाजा खुला। लड़की अंदर दाखिल हुई। शक्ल से नेपाली लगती थी। बाल बहुत सिल्के थे, कपड़े थोड़े अलग थे। उसने पूछा, मैंने सर हिला दिया। एक वीडियो मेरे पास भेजा गया था। वह आंटी मुझ पर हंस रही थी। बचपन की दोस्ती का कर्ज उतारा है। तुझे बेचकर अपना वादा पूरा किया। और वह आवाज जैसे हंसी नहीं, पागलपन। मैंने उससे पूछा, यह सब कब तक चलेगा? वह बोली, जब तक तुम्हारे अंदर जवानी की ताजगी रहेगी, फिर हमें फेंक दिया जाएगा। अगले दिन 3 लड़कियों को ले जाया जाएगा। किसी ने भी आनाकानी की तो इसी समंदर में फेंक दिया जाएगा। मछली का निवाला बन जाओगी। बाकी सब बिल्कुल सुन बैठे रहे, जैसे हर किसी को अपनी बारी का इंतजार हो।
दोपहर के वक्त दरवाजे के नीचे से एक नई चप्पल फेंकी गई। उस पर मेरा नाम मार्कर से लिखा हुआ था। मनीषा, मैंने वह चप्पल नहीं पहनी। मुझे सिर्फ अपना नाम देखकर लग रहा था कि अब मैं कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक यूनिट हूँ। शाम को एक आदमी आया सफ़ेद वर्दी में, हाथ में फाइल। उसने कहा, तैयार रहो, कल सुबह तुम्हें शिफ्ट करना है। कहा, जो जगह तुम्हारी कीमत के हिसाब से अच्छा होगा। फिर वह चला गया। सुबह होने से पहले ही मुझे जगा दिया गया। 2 आदमी कमरे में आए। एक ने हाथ में वर्दी जैसा